आए हैं, 1200-1400 किलोमीटर से आए हैं वहाँ पर। कहाँ से आए हैं? ये हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं जी। ये सब महिलाएं वहीं से आई हुई हैं और उतनी दूर से। और आपको एक चीज़ बता दूं सर, 2 बार हम लोग का रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। गाड़ी पे गाड़ी कैंसिल होते जा रही है, मगर इनकी हिम्मत देखिए और इनका जज्बा देखिए कि ये सब लोग जनरल बोगी में बैठ के आए हैं, जमीन पे बैठ के आए हैं। सीट भी नहीं मिला था और नीचे बैठ के आए हैं ये लोग। ये इनका जज्बा है महिलाओं का। तो इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में मोदी जी ज़रूर सुनेंगे। और अगर मोदी जी नहीं देंगे जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो उम्मीद है कि ये महीने 15 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना फिर हमारा बिगुल बजने वाला है। मैं फिर आपसे बताना, हम बिगुल ऐसे बजाएंगे अगर हम गरीबों को, आप वोट मांगने के लिए आते हैं और आपने कई बार हमसे वादा किया है, वो उन्होंने वादा किया है हम लोगों से कि आपका काम हो रहा है और होगा। और अगर ये महीने में अगर हमारा काम नहीं हुआ तो फिर तो चुनाव घोषणा हो जाएगी, फिर हमारा भी घोषणा हो जाएगा, कोने कोने में जाएंगे। चुनाव के साथ आप भी घोषणा कीजिएगा? हाँ, हम भी घोषणा करेंगे कि अगर पेंशन नहीं हमारी बढ़ी है और पेंशन नहीं बढ़ रही है, आपने अभी तक नहीं दिया, अब आपने बिगुल फूंक दिया है कि आप हमको वोट दे के चुनो, तो हम किसको चुनेंगे? जो हम आने वाले समय में पेंशन देगा हम उनको चुनेंगे। अब आप आपको नहीं चुनेंगे। कितने पैसे आपका अब तक ईपीएफओ में जमा हुआ? सर मेरा कम से कम आज मैं 2020 में मैं रिटायर हुआ था, सॉरी 2000 में, पूरा 2000 में। आज 24 वर्ष में मेरा पैसा कितना होता है आप भी जानते हैं। मैं उस वक्त पैसा जमा किया हूँ जब 5 वर्ष में पूरा डबल हो जाया करता था। 1 लाख का 2 लाख हुआ करता था। उस समय मेरा 9 लाख जमा था। अब आप 9 को 4 से और 5 से गुना कर दीजिए, आज मेरा 35 लाख रुपया उस हिसाब से होता है। मैं सरकार के पास रख के घर में बैठा रहता, कुछ भी नहीं करता, तो मेरा इतना पैसा जमा हो जाता। जितना पेंशन कितना मिल रहा है आपको? मेरे को मिल रहा पेंशन 750 रुपया मात्र, और 1 पैसा नहीं बढ़ा, 1 पैसा नहीं बढ़ा। 23 साल हो गया पेंशन चालू होके, 1 पैसा नहीं बढ़ा। अब आप बताइए, चलते हैं फिर 7.5? अब ये तो आप वही बात पूछ लिए कि मेरा जो दिल का दर्द है जबान पे आ जाए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी हम हरी मिर्ची के साथ रोटी खाते हैं, तो कभी पानी में चावल भिगा के नमक डाल के खाते हैं, सब्जी भी नहीं हमको, लेकिन हम आपको बोलना नहीं चाहते थे। और कभी कभी तो ये होता है, अभी बीच में मेरा नाती आया, नाना क्या बेटा मैं पेपरमेंट मेरे को दिला दो। आप यकीन नहीं करेंगे, उस बच्चे की मैंने मांग पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि हकीकत में मेरे जेब में पैसा नहीं था। एक बच्चा जो 3.5 साल का है, मेरा नाती है, उसको मैंने कोई पेपरमेंट नहीं दिलाया। तो क्या ये मेरे दिल का दुख है, दर्द है ना, लेकिन हम आंखों के सामने नहीं आने देते, हम नहीं आने देते। लेकिन हमारा एक मसीहा जो आज 9 साल से हमारे साथ में है, 14, 15 से 23 और 24वां चालू हो गया, अशोक राउत के नाम से, जिनके नाम के पीछे मैं चलता हूँ, जिनको मैं लेके आगे चलता हूँ, वो हमारे साथ में थे। वो हमारे राजनांदगांव आए थे, 3 बार आ चुके हैं, और वो गुहार लगाते हैं कि मैं पेंशनरों के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। तो मैं तो एक पेंशनर हूँ, तो मैं तो उनके लिए बिल्कुल साथ में रहूँगा। और जहाँ उनका पसीना बहेगा दोस्तों, ये मेरा ऐलान है कि मैं अपना खून बहाने के लिए उनके लिए मैं रहूँगा, क्योंकि वो हम पेंशनरों के लिए है। वो जिस तरह महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये अशोक राउत नहीं, ये पेंशनरों का गांधी है, और ये इंसान नहीं, एक हिंदुस्तान में गांधी है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये जो महिलाएं हैं, इनकी आह बेकार नहीं जाती। हमारे में कहा गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, लेकिन उसका दरवाज़ा लड़के का बाप है। इसी तरीके से हमारे ऊपर जो गुजर रही है, और मैं पुनः आपको आखिरी में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग के माध्यम से हमारी आवाज़ कोने कोने में पहुँच चुकी है और पहुँचेगी। हम इतने ही कहना चाहते हैं, धन्यवाद आप लोग का। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य से, रायपुर।
क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग है कि हमारी जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपये महीना है, उसको बढ़ाकर 7,500 रुपया महीना किया जाए। साथ में उसे DA से भी लिंक किया जाए, महंगाई भत्ता भी उसमें जोड़ा जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि पेंशनर्स की डेथ के बाद में उसके विधवा को या उसके स्पाउस को 50% ही पेंशन मिलता है, तो वो गलत है। उसे 100% पेंशन मिलना चाहिए। तीसरी मांग ये है कि इन सब को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। चौथी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक जो उच्च पेंशन दिया जाना है उसको देने की प्रक्रिया को बहुत तेज़ गति से करना चाहिए, और वो बहुत धीमी गति से दिया जा रहा है। ये मुख्य हमारी 4 मांगे हैं। हम पेंशन चाहते हैं, बढ़ा हुआ पेंशन चाहते हैं, सरकार का कोर्ट के द्वारा दिया हुआ आदेश का पालन चाहते हैं, और सरकार से सिर्फ एक ही अपेक्षा करते हैं कि कथनी और करनी में अंतर न रखें। ये सरकार से निकलता है। ऐसा क्यों अंतर लग रहा है आपको सरकार के कथनी और करनी में? क्योंकि सब जगह बोलते हैं कि हमारी गारंटी है, और यहाँ सिर्फ वृद्धों के लिए कोई गारंटी नहीं है। तो इसी बात पे हमको लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है। यहाँ दिन है धरना प्रदर्शन का, और यहाँ बैठने नहीं दिया गया, तो इनके सपोर्ट में हम सब आए हैं और बड़ी उम्मीद से आए हैं। हम धैर्य से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सीनियर सिटीजन हैं, हमसे सरकार के नियमों की अवहेलना कहीं नहीं होनी है। नियमानुकूल हम ये चाहते हैं कि जो लोग खाने दाने दाने को मोहताज हैं, 1,000 पेंशन पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करें, उनके लिए सरकार को सोचे। और मोदी जी सरकार से उम्मीद भी है हमारी। हम 80 लाख लोग ज़रूर हैं EPS 95 के, लेकिन हम 18 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज की तारीख में। अभी मोदी जी ने परसों नरसों लोकसभा में इस बात को कहा है कि EPFO के 18 करोड़ खाते खुल गए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई का प्रभाव उनके लिए है। और 18 करोड़ का मतलब ये होता है कि 18 चौके 72, हम दो हमारे दो, 140 करोड़ में से 72 करोड़ आधी आबादी की लड़ाई हरिश्चंद्र पार्टी के माध्यम से मैं कहता हूं कि हमारा संगठन राउत जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, बखूबी लड़ रहा है। और हमको जैसा नेतृत्व हमारा कहेगा, राउत साहब कहेंगे या रजावत साहब कहेंगे, उस तरह हम अपने आप को आंदोलन करते रहेंगे, लेकिन हम नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। धैर्य हमारा सबसे बड़ा आभूषण है, और निश्चित रूप से हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। हमने तो योगदान दिया, योगदान देने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, जरूर इसमें कोई न कोई राज है। या तो बीच के कहीं गड़बड़ी आ रही है, 2-3 विभाग से जुड़ा हुआ, श्रम मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से, इस कारण। वरना हमारे राउत साहब की जो लड़ाई चल रही है, बहुत ही संवैधानिक ढंग से हम लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से संविधान के तहत हम सफल भी होंगे। उम्मीद भी है, अपेक्षा भी है। आया हूँ यहाँ पर हमारे जो कमांडर अशोक राउत जी हैं, उनके नेतृत्व में हम पेंशनधारियों का एक बड़ा सा प्रदर्शन हम आज कई वर्षों से करते बुल्ढाना में चले आ रहे हैं। उस श्रृंखला को सरकार अनसुनी करती है, उस कार्य को हम इनके साथ, अशोक राउत जी के साथ मिल करके आगे बढ़ाने के लिए जंतर मंतर पर उपस्थिति आए हैं। लेकिन यहाँ भी सरकार का रवैया हम पेंशनरों के साथ में इतना घातक हुआ है कि जो निर्णय देने की इच्छा में नहीं है, ऐसा लगता है कुछ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से या किसी से इतना अनुरोध नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि जब वो मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आगे क्या दिशा निर्देश देंगे अपने सहकर्मियों को कि हम लोगों की बातों को सुने और समझें। हमारी मांगे 4 हैं, जो 7,500 प्लस DA, हम परिवार को, पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा, इस तरीके की सुविधाओं के लिए अगर हमें दर दर भटकना होगा, तो इन पेंशनर भाइयों का हम लोगों के साथ जुड़ के रहना, एक एक करके कम हो जाना, ये प्रतिदिन के नियम में आज है। इस तरीके के क्रियाकलापों को प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये बुजुर्ग आपके पास आज नहीं, कई बार प्रयास किए मिलने को, और मिले भी आप, तो उनकी बातों को सुने हैं। और सुन करके अनसुना आप तो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन जो बीच के कैडर्स हमारे हैं, आपके मीडिएटर बने हुए हैं, वो ज़रूर इस बात को
नकार रहे हैं कि हम आपके पास तक ना जा पाएँ। जिस तरीके से आज 2 दिन से हम पेंशनरों के साथ में यहाँ घटना घट रही है कि जंतर मंतर पे मुझे परमिशन नहीं दी जा रही अशोक राउत जी के साथ में अंदर जाने के लिए, यह एक विडंबना है हमारे इस सरकार की। जबकि मैं पिछले सरकारों से इतना ज़्यादा दुखी था कि हमारे इन क्रियाकलापों को वो नहीं देख सक रहे थे, इसलिए एक विकल्प के रूप में हम पेंशनरों ने ये सरकार चुनी और चाहते हैं कि हमारी ये मांगें ये सरकार हमारी पूरी करे। बस मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे जितने भी मीडिया भाई है जिनका हमें सहयोग मिला है उनको मैं बारी कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया एक तीसरा स्तंभ है और उसका जो सहयोग है वो हमें मिलता आ रहा है। और आप हमारी इस आवाज़ को, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारी इन पेंशनरों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने। आप हमारे बहुत बड़े हमदर्द हैं हमारी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ। साथियों,